हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आज क्लास 11th की भौतिक विज्ञान में पार्ट सेकंड का पहला लेसन है प्रत्यास्था। इसका मतलब होता है इलास्टिसिटी। इसको हम लोग कवर करेंगे और इसमें समझेंगे कि इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, दैट मीन्स क्या है। देखिए, इलास्टिसिटी को हम लोग बोलते हैं प्रत्यास्था, और प्रत्यास्था से पहले हमें समझना पड़ेगा अपरूपक या फिर विरूपक बल क्या होता है। देखिए, विरूपक बल क्या है। जैसे मान लिया अगर हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं और उस पर बल लगाने से उसके आकार में अथवा उसकी आकृति में या फिर उसके दोनों में, यानी आकार में भी और आकृति में भी परिवर्तन होता है, तो उस वस्तु पर आरोपित बल को हम लोग विरूपक बल कहते हैं। जैसे हमने मान लिया कोई स्प्रिंग है और वह स्प्रिंग जब हम बल लगाते हैं स्प्रिंग पर, तो वह स्प्रिंग भी हम पर बल लगाती है। जैसे अगर हम मान लिए स्प्रिंग है, इसको अगर स्ट्रेचबल खींचेंगे तो स्प्रिंग भी क्या करेगी, अपनी ओर अंदर की ओर खींचेगी। अगर हम मान लिया अंदर की ओर कंप्रेस करेंगे तो बाहर की ओर फेंकेगी, यानी सदैव हमारे बल के विपरीत दिशा में कार्य करती है। इसका अर्थ क्या है कि विरूपक बल वह बल है जो किसी वस्तु के आकार अथवा आकृति अथवा दोनों में परिवर्तन करता है। क्या कहलाता है? विरूपक बल कहलाता है। क्या कहलाता है? विरूपक बल कहलाता है। आइए हम लोग परिभाषा समझते हैं। यानी हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे कि वह बल जो किसी वस्तु के आकार, आकृति अथवा दोनों में परिवर्तन करता है, विरूपक बल कहलाता है। विरूपक बल कहलाता है। सुन वाली बात। अब विरूपक बल के आधार पर वस्तुओं को सामान्यतया दो भागों में बांटा गया है, एक प्रत्यास्थ वस्तु और एक सुघट्य या फिर प्लास्टिक वस्तु। देखिए, जैसे अगर मान लिया किसी वस्तु पर हमने बल लगाया और बल लगाने के बाद वह वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आई। मान लिया स्प्रिंग है, स्प्रिंग हमने बल लगाया, बल लगाने के बाद छोड़ दिया, तो पुनः वह वस्तु क्या हो, अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गई। तो इस प्रकार के वस्तु को हम लोग प्रत्यास्थ वस्तु कहेंगे। और अगर हमने मान लिया कि जैसे एग्जांपल के लिए स्प्रिंग हो गया है नहीं, और अगर मान लिया हमने किसी वस्तु पर बल लगाया और बल लगाने के बाद वह वस्तु जो है पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आई, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लास्टिक या फिर सुघट्य वस्तु। इसका जैसे एग्जांपल के लिए घर में जो गुथा हुआ आटा होता है, जो घर में गुथा हुआ आटा होता है और गीली मिट्टी होती है, जो गीली मिट्टी मतलब है, इसको अगर हमने मान लिया बल लगा करके एक बार बल लगा दिया, तो वह वस्तु क्या है, पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाएगी या नहीं आती है। तो इस तरह की वस्तु को हम लोग सुघट्य या फिर प्लास्टिक की वस्तुएं कहते हैं। देखिए, यहाँ पर प्लास्टिक का अर्थ ये नहीं कि हाँ जो प्लास्टिक के आपके मूर्तियां आती हैं या कोई बर्तन आता है, फंक्शन आता है, इसका मतलब ये नहीं होता है। मेरी बात। तो आइए हम लोग बाय डेफिनेशन समझते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि अगर परिभाषा लिखनी हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे।
हम लोग कहेंगे कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन पर विरूपक बल लगाने पर उनका आकार विरूपक बल लगाने पर उनका आकार परिवर्तित हो जाता है या बदल जाता है और विरूपक बल हटा लेने पर वह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट जाती हैं, प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे रबर, कामा हाथी का दांत, कामा ईटीसी लिख दीजिए, बहुत सारे हैं और स्प्रिंग तो होता ही होता है। अब ऐसे हम लिखेंगे सुघट या प्लास्टिक वस्तुओं में कि ऐसी वस्तुएं या कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन पर विरूपक बल लगाने पर उनका आकार बदल जाता है और वह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं आते हैं। सुघट्य वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने बताया था अभी आपको कि हम लोग लिखते हैं गुथा हुआ आटा या फिर गीली मिट्टी। बहुत सारी ऐसे हैं एग्जाम्पल्स हैं। यानी कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं विरूपक बल के आधार पर, तो आप क्या बताओगे कि वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। पहला नंबर प्रत्यास्थ वस्तुएं
ऐसी वस्तुएं पर बल लगाया गया और बल को हटा लेने पर पुनः वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आई, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रत्यास्थ वस्तुएं। और एक ऐसी वस्तु जिस पर हमने बल लगाया, यानी विरूपक बल लगाया गया और वह वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटकर नहीं आ पाई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुघट्टे या फिर प्लास्टिक वस्तुएं। समझ आ रही बात, ठीक है ना। प्रत्यास्था की सीमा कहलाती है, प्रत्यास्था की सीमा कहलाती है। यानी कि प्रत्यास्था की सीमा क्या है, जब तक कोई प्रत्यास्थ वस्तु में विरूपक बल लगाने पर भी उसमें प्रत्यास्था का गुण विद्यमान रहे तो उस वस्तु की प्रत्यास्था की सीमा कहलाती है। जैसे समझिएगा आप कि कहते हैं कि भाई से आपकी सीमा से अब ऊपर जा रहे हो, कहीं झगड़ा होता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि अब आप सीमा से ऊपर जा रहे हो, अब इससे ऊपर मत जाइए। उसी प्रकार प्रत्यास्था की भी एक सीमा है कि जहां तक हम किसी प्रत्यास्थ वस्तु को स्ट्रेच कर सकते हैं, यानी कि बढ़ा सकते हैं। सुना रही बात। तो अब हम लोग समझेंगे प्रतिबल के बारे में। प्रतिबल क्या होता है, हमने अभी बताया था कि जब हम किसी स्प्रिंग पर बल लगाते हैं, यानी विरूपक बल लगाते हैं, तो वह स्प्रिंग भी क्या करती है कि अपनी ओर एक बल लगाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिक्रियात्मक बल। क्या बोलते हैं, प्रतिक्रियात्मक बल। और उसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबल, यानी कि प्रतिक्रियात्मक बल। समझ आ रही बात। तो आइए देखते हैं हम लोग बाय डेफिनेशन। तो प्रतिबल की परिभाषा क्या होगी। प्रतिबल का मतलब होता है स्ट्रेस। क्या होता है, स्ट्रेस। अगर प्रतिबल का डेफिनेशन देना हो तो कैसे देंगे, समझिएगा। हम लोग कहेंगे कि साम्य अवस्था में किसी प्रत्यास्थ वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रतिक्रियात्मक बल को ब्रैकेट में F को प्रतिबल कहते हैं। यानी कि अगर हम फार्मूला लिखें तो क्या हो जाएगा कि प्रतिबल बराबर प्रतिक्रियात्मक बल बटे में क्षेत्रफल। समझ आ रही बात। इसका मतलब क्या है कि प्रतिक्रियात्मक बल को हम लोग F से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा F अपान में A। क्या हो जाएगा, F अपान में A। अब देखिए प्रतिबल के 3 प्रकार होते हैं। प्रतिबल के क्या होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं, अंधैर्घ्य प्रतिबल, इसको हम लोग रेखीय प्रतिबल भी कहते हैं, क्षेत्रफल प्रतिबल और आयतनिक प्रतिबल। क्या है, आइए समझते हैं। प्रतिबल फर्स्ट कौन सा है, प्रतिबल फर्स्ट आपका कौन सा है, रेखीय या फिर अंधैर्घ्य प्रतिबल कहते हैं। दूसरा नंबर पर कौन आता है, अभिलंबीय अवलिक क्षेत्रफल प्रतिबल कहते हैं। और तीसरे नंबर पर कौन आता है,
स्पर्श रेखीय प्रतिबल। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहते हैं। डेफिनेशन क्या होती है समझिए पहले। यदि हमने किसी वस्तु पर प्रतिबल लगाया, आरोपित हुआ, और उस वस्तु के एकांक लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, एकांक लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेखीय प्रतिबल। यदि क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है तो हम बोलते हैं क्षेत्रफल प्रतिबल, और यदि वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखीय प्रतिबल। डिवीजन कैसे लिखेंगे समझते हैं। कैसे होता है? जब अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? जब किसी वस्तु पर आरोपित विरूपक बल के कारण उस वस्तु के एकांक लंबाई में परिवर्तन होता है, तो इसे रेखीय प्रतिबल कहते हैं। तो इसे रेखीय प्रतिबल कहते हैं। ऐसे लिखेंगे इसमें हम, जब किसी वस्तु पर आरोपित विरूपक बल के कारण उस वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है, तो इसे क्षेत्रफल प्रतिबल कहते हैं। तो इसे क्षेत्रफल प्रतिबल कहते हैं। और इसमें क्या लिखेंगे कि जब किसी वस्तु पर आरोपित विरूपक बल के कारण उसके आकृति में परिवर्तन होता है, तो इसे स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहते हैं। तो इसे स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहते हैं। सुन मेरी बात, इसको हम लोग अंडरलाइन कर देंगे
कि आकृति में परिवर्तन होता हो, एकांक क्षेत्रफल में परिवर्तन होता हो, या फिर एकांक लंबाई में परिवर्तन होता हो, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? प्रतिबल बोलेंगे। समझ रही बात? अब आगे हम लोग समझेंगे विकृति के बारे में। विकृति मतलब क्या हुआ? जैसे किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन हो जाए तो कहते हैं हम लोग कि भद्दा सा लग रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं विकृति। किसी वस्तु के आकार, आकृति अथवा आयतन में भिन्नात्मक परिवर्तन को हम लोग विकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? बाय डेफिनेशन हम लोग समझते हैं विकृति क्या होता है। विकृति का परिभाषा समझिए पहले। किसी वस्तु, क्या लिखेंगे हम लोग? समझते हैं। किसी वस्तु की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था में क्या आता है? जैसे लंबाई, कमा, क्षेत्रफल, कमा, आकृति इत्यादि में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। समझ रही बात? होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। यानी कि अगर हमने किसी वस्तु पर बल लगाया और बल लगाने से जो उसके प्रारंभिक लंबाई से ज्यादा कुछ परिवर्तन हुआ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विकृति कहेंगे। या हमने बल लगाया और किसी वस्तु के क्षेत्रफल में कुछ परिवर्तन हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विकृति कहेंगे। हमने बल लगाया, वस्तु के आकार में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, प्रारंभिक में जो उसकी अवस्था थी उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? विकृति कहेंगे। इसी आधार पर विकृति आपका 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? आइए समझते हैं। हमने कहा था कि विकृति 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? नंबर पहला आपका आता है रेखीय या फिर अंधैर्घ विकृति, दूसरा आपका आता है आयतन विकृति, और तीसरा आपका आता है अपरूपण या फिर विरूपण विकृति। तीसरा क्या आता है? अपरूपण या फिर विरूपण विकृति। क्या होता है? आइए हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए, हमने एक यहाँ पर प्रत्यास्थ कोई स्प्रिंग ले लिया है और प्रारंभ में उसका आयतन के उसकी जो लंबाई थी कितनी थी? L थी, और हमने थोड़ा बल लगाकर इसको जब खींचा तो इसकी लंबाई में डेल्टा L परिवर्तन हो गया। कितना परिवर्तन हुआ? डेल्टा L परिवर्तन हो गया। और इसी प्रकार हमने एक वस्तु था, उस वस्तु पर पहले उसका आयतन B था और हमने उस पर यह बल लगाकर जैसे खींचा तो उसमें परिवर्तन कितना हो गया? डेल्टा भी परिवर्तन हो गया। यहां पर एक वस्तु थी जो अलग अलग पृष्ठों में बनी हुई है, जो अलग अलग पृष्ठ में बनी हुई है, और हमने इसके एक पृष्ठ पर बल लगाया तो ये थीटा कोण विस्थापित हो गई। कितनी विस्थापित हुई? थीटा कोण विस्थापित हो गई। आप समझते हैं?
परिभाषा कैसे लिखेंगे हम लोग लिखेंगे कि किसी प्रत्यास्थ वस्तु, समझिएगा क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि किसी प्रत्यास्थ वस्तु की एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को रेखीय विकृति कहते हैं। डिफिनेशन क्या होगी इसकी, इसका फार्मूला क्या होगा कि रेखीय विकृति इक्वल टू डेल्टा यल अपान यल। रेखीय विकृति इक्वल टू डेल्टा यल अपान यल। आयतन विकृति क्या होता है, इसी प्रकार लिखेंगे हम, किसी प्रत्यास्थ वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में होने वाले परिवर्तन को आयतन विकृति कहते हैं। आयतन विकृति कहते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या होगी कि किसी प्रत्यास्थ वस्तु के एकांक आयतन में हुए परिवर्तन को आयतन विकृति कहते हैं। आयतन विकृति कहते हैं। सूत्र क्या होगा या फार्मूला क्या होगा इसका, समझते हैं हम लोग। लिखेंगे आयतन विकृति बराबर डेल्टा बी अपान में बी। डेल्टा बी अपान में बी। अपरूपण अवलिक विरूपण विकृति क्या होता है, हम लोग लिखेंगे कि किसी प्रत्यास्थ पिंड पर स्पर्श रेखीय प्रतिबल आरोपित करने पर उसके ऊपरी फलक में जितना कोण विस्थापन होता है, उसे
अपरूपण विकृति कहते हैं। अपरूपण विकृति कहते हैं। और थीटा से व्यक्त करते हैं। यानी अगर हम लोग कहेंगे अपरूपण विकृति तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यक्स अपान में एच। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यक्स अपान में एच। समझ रही बात। तो ये आपके 3 प्रकार के विकृति हैं और उनका जो सूत्र है और फार्मूला है। समझ रही बात। तो आइए समझते हैं हम लोग हुक का नियम क्या था। हुक ने ये कहा था कि प्रत्यास्था की सीमा के भीतर, यानी जब तक वस्तु प्रत्यास्था को बर्दाश्त कर पाए, उसमें उत्पन्न विकृति जो होती है वो प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है। कैसे लिखेंगे, आइए हम लोग पहले समझते हैं। प्रत्यास्था की सीमा के भीतर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति आरोपित प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात प्रतिबल प्रोपोर्शनल टू विकृति। प्रतिबल प्रोपोर्शनल टू विकृति। इसका अर्थ क्या है बेटा, इसका अर्थ यह होता है कि अगर हम यहां से किसी चीज को हटाएंगे, बराबर लगाएंगे या इक्वल का साइन लगाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक आता है। क्या आता है, कोई ना कोई नियतांक आता है। यहां पर नियतांक क्या आपका आएगा, समझना है। ये एक नियतांक आएगा। कैसे आएगा, जैसे अगर हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे, समझिएगा। जैसे हमने लिखा कि प्रतिबल बराबर ई गुणे में विकृति। ई गुणे में विकृति। यहां से ई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, प्रतिबल बटे में विकृति। क्या हो जाएगा, प्रतिबल बटे में विकृति। जहां कैपिटल ई प्रत्यास्था गुणांक है। प्रत्यास्था गुणांक है। प्रत्यास्था गुणांक भी बेटा 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन वीडियो लंबा ना हो इसीलिए हम लोग इसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें।